अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वे सब? ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के चैप्टर नंबर 52, ऐसा ही 52 भी हो गया था ना? नहीं, चलो इसको थोड़ा देख लेते हैं पहले। चैप्टर नंबर 52 पे क्या है कि भाई मैनिपुलेटिंग इमेजेस एंड टेक्स्ट। ठीक है, एक और तरीका हमने ऊपर वाले चैप्टर में देखा था इमेजेस को चेंज करने का, जिसमें हम उसके एसआरसी को अपडेट करवा रहे थे। ठीक है, कैसे था वो? एक तो ये हमने देख लिया था रीडिंग एंड सेटिंग पैराग्राफ टेक्स्ट कि भाई सी मोर वाली जो चीजें थी वो हमने देख ली थी। चैप्टर नंबर 50 पे क्या है? सेटिंग फील्ड वैल्यूज, कि भाई इनपुट के अंदर वैल्यू को कैसे सेट किया जाता है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है वो ऐसी दी हुई है कि आपने देखा होगा कभी कभार ऐसा होता है कि आप जो है ना जिप कोड डालते हैं, नेक्स्ट फील्ड पे आते हैं, आपकी सिटी खुद आ जाती है। ठीक है, कैसे कि जब जिप कोड आपने डाला ना, उनको पता चल गया कि भाई आपकी सिटी कौन सी है, तो सिटी जो है ना वो जावास्क्रिप्ट से हमने खुद इंसर्ट कर दी ताकि यूजर को टाइप करने की जरूरत ना पड़े। ऐसा ही एक और चीज में होता है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं किसी फॉर्म के अंदर, और जब दूसरी फील्ड पे जाते हैं एज वाली, तो वहां पे एज खुद लिखी हुई आ जाती है आपकी। ठीक है, तो कैसे होता है? डेट ऑफ बर्थ आपसे यूजर की ली आपने, उसको कैलकुलेट किया, जितनी एज बन रही थी उस एज को आपने इनपुट में जाके इंसर्ट करवा दिया। ठीक है, तो इससे क्या होता है? यूजर का टाइम बच जाता है। ठीक है, यूजर जो है ना जल्दी जल्दी फॉर्म को फिल कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल दे रहे थे। बाकी इमेजेस वाला जो हमने देखा था वो डायरेक्टली हम सोर्स को अपडेट कर रहे थे। ठीक है, ये माउस इवेंट पे ये रहा। ठीक है, ऑन माउस ओवर पे हम इमेज के एसआरसी को अपडेट करवा रहे थे। ठीक है, सेम यही काम हम किसी फंक्शन से भी कर सकते हैं कि भाई हमने ऑन माउस ओवर पे एक फंक्शन कॉल कर दिया, उस फंक्शन में इस इमेज को गेट किया, और इमेज को गेट करने के बाद इमेज डॉट एस आर सी इक्वल टू न्यू एस आर सी, ऐसे भी इमेज को अपडेट कर रहे थे हम। ठीक है, तो एक फोल्डर भी बना लेते हैं ताकि काम कर सके हम उसमें। तो आज की डेट है 4/2/24। इसको खोल लेते हैं विजुअल स्टूडियो पे। कीबोर्ड नया है ना, तो इस वजह से हाथ सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है भाई, स्क्रिप्ट दे देते हैं इसको, app.js। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे हमने एक इमेज बनाई और कोपायलट डाला भाई हमने इसमें, सजेशंस कैसे आ रही है इसमें? कुछ ना कोई एक्सटेंशन डाली भी होगी ना, जब भी तो आ रही है। ठीक है, तो मैं एक इमेज ये लेता हूँ। अच्छा, अब ये इमेज चाहे डाउनलोड की हुई है या यूआरएल से लगा रहा है, वो एक ही बात है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो टाइम बचाने की वजह से मैं जो है ना इसमें डाउनलोड नहीं कर रहा इमेज को, यूआरएल से ही लगा रहा हूँ। ठीक है, इमेज को दे देते हैं एक विथ, इसको चला देते हैं। या गई इमेज। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस इमेज के ओवर के ऊपर मैं इस इमेज को चेंज करवा दूँ। ठीक है, तो एक तरीका तो आपने देखा कि भाई यहाँ पे ही एक इवेंट लगाओ, कौन सा? ऑन माउस ओवर। ठीक है, ये कब चलेगा? कि जब आप अपना माउस जो है, कर्सर जो है आप अपना इस इमेज के ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या था भाई, एसआरसी को इस तरह से इन्होंने अपडेट करवा दिया। एसआरसी था या दिस डॉट एसआरसी था? एसआरसी था। तो इसका एक रूल होता है, ये रूल शायद मैं आपको बताया भी कि भाई अब देखें, अगर इसमें दो स्ट्रिंग है ना, एक स्ट्रिंग के पहले, उस स्ट्रिंग के अंदर एक और स्ट्रिंग है, तो इसका रूल क्या है? अगर बाहर आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज किया है तो अंदर सिंगल करेंगे, और बाहर सिंगल है तो अंदर डबल करेंगे, वरना एरर आएगा ना।
दूसरी एक इमेज लेकर इसको करवा देता हूं मैं अपडेट। तो इसको भी मैंने कहा कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे मैंने नया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था तो इसको मैं दूसरी वाली को देख लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस। चलो खैर है अभी के लिए। रीलोड किया, ठीक है भाई। क्या किया इसने, जैसे मैंने माउस ओवर किया एसआरसी को चेंज कर दिया। अब यही चीज़ देखें, अगर मुझे जावास्क्रिप्ट से करवानी हो तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ अपडेट इमेज, ठीक है, या जो भी मैंने अपने फंक्शन का नाम रखना है वो मैं यहाँ पे उसको कॉल करवा दूंगा। ये फंक्शन बनेगा कहाँ, फंक्शन बनेगा जावास्क्रिप्ट में। अच्छा, अब आपको करना क्या है, आप इस फंक्शन के अंदर इमेज को गेट कर लें उसकी आईडी वगैरह से, या फिर हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक और तरीका होता है कि ये देखा जाता है कि ये फंक्शन कॉल कहाँ से किया गया है, ठीक है। ये चीज़ मैंने बताई थी ना आपको, इवेंट वाली। तो अगर ये फंक्शन किसी इवेंट के थ्रू कॉल होता है, ठीक है, तो हमारे पास ये इवेंट के कीवर्ड में वो पूरा इवेंट मिल जाता है कि भाई यहाँ इस इवेंट के थ्रू ये फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। तो अब देखें, अगर मैं इसको चलाऊं, मैं इसको कॉल करूं, तो ये देखें माउस इवेंट मिल गया। इसमें उस इवेंट की सारी डिटेल मौजूद है कि इवेंट कौन सा था, देखिए टाइप क्या थी इवेंट की, माउस ओवर थी, टैग एलिमेंट कौन सा था, इमेज का था, सारी डिटेल इसके अंदर होगी। तो मैं अगर इसको बोल दूं इवेंट डॉट टारगेट, टारगेट में वो एलिमेंट होता है जिस एलिमेंट के इवेंट पे ये फंक्शन कॉल हुआ। अब जैसे बटन था, बटन के ऊपर मैंने ऑन क्लिक लगाया, ऑन क्लिक फंक्शन को कॉल करेगा तो इवेंट डॉट टारगेट में बटन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ऑन क्लिक लगा हुआ किसके ऊपर था, बटन के ऊपर, ठीक है। या फिर आप इमेज को आईडी दे दें और आईडी देकर आप इसको गेट कर लें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से, ठीक है। ये कब करते हैं कि जब फंक्शन हमारा किसी इवेंट पे कॉल नहीं हो रहा। अभी तो हमारे पास फायदा ये है ना कि इवेंट से कॉल हुआ है और इवेंट में हमें इमेज मिल रही है, तो हमें गेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर ये इवेंट नहीं होता तो हमें इमेज को गेट करने की जरूरत पड़ती, ठीक है। तो देखें इसमें मैं या ये करूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इमेज, और नीचे मैंने किया हुआ टारगेट। अगर मैं दोनों कंसोल को प्रिंट करवा के देखूं, इनको दोनों को कंसोल के अंदर, तो एक में इमेज एक में इवेंट डॉट टारगेट, तो देखते हैं क्या आता है। रीलोड किया तो दोनों में सेम आए, ठीक है, कोई फर्क नहीं है, दोनों में सेम एलिमेंट आए। पर इवेंट में क्यों मिला, क्योंकि इवेंट से कॉल हुआ है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो इवेंट के थ्रू या फिर इमेज के थ्रू इमेज के एसआरसी को अपडेट करवा सकते हैं। कैसे, इमेज डॉट एसआरसी लिखेंगे, इक्वल टू के अंदर जो भी न्यू एसआरसी है वो आप देंगे, तो ये इमेज जो है वो अपडेट हो जाएगी। कॉपी इमेज एड्रेस, और ये मैंने इमेज दी, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने देखा तो रीलोड किया, अपडेट हो गई, ठीक है। क्लियर है ये वाली चीज। हाँ, वो माउस ऑन माउस ओवर होता है और एक ऑन माउस आउट होता है, वो इवेंट है ना, बस वो बताने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये रीडिंग फील्ड वैल्यू, ऐड वैल्यू, पैराग्राफ की वैल्यू रीड करना हो या फिर उसमें ऐड करना हो कुछ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अच्छा, अब इसमें यही चीज़ आपको बता रही है ना, कि अब इसमें हमारे पास कुछ तरीके ये होते हैं कि इमेज को आपने देखा होगा कि काफ़ी वेबसाइट में कि भाई आप इमेज के ऊपर जाते हैं अपना माउस लेके तो इमेज जूम हो जाती है, जूम हो गया आपको, ई कॉमर्स वेबसाइट में होता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए एक अगले की कोई क्लास आईडी है, उसको गेट कर रहे हैं, हो सकता है इन्होंने किसी इमेज के ऊपर दी हुई हो ये, ठीक है। और ये फंक्शन का नाम इन्होंने रखा है मेक इनविजिबल, मतलब ये कि जैसे ही ये इस फंक्शन को कॉल करें
ये अगली किसी भी एलिमेंट के पास है वो एलिमेंट का डिस्प्ले नन हो जाए, तो वो काम हो कैसे रहा है इसको समझना है। अब इन्होंने क्या किया, पहले से ही एक CSS लिख के रखी, CSS में क्या लिखा, डॉट हिडन और डिस्प्ले नन दे दिया। डिस्प्ले नन पता है ना क्या करता है, CSS हाइड कर देता है। और इन्होंने डिस्प्ले हिडन की जो क्लास है, आईडी है ना, क्लास है, वो पहले से ही ना दी किसी भी एलिमेंट को, बल्कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू दी। कब दी, कि जब ये फंक्शन कॉल हुआ। अब ये फंक्शन आप माउस ओवर पे कॉल करवा दें, क्लिक पे करवा दें, किसी पे भी करवा दें, तो बस इसमें ओवरऑल बताया ये जा रहा है कि आप किसी भी एलिमेंट को क्लास भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नीचे प्लस इक्वल टू का क्या मतलब हुआ, इंक्रीमेंट के लिए होता है। अच्छा, होगा ये कि हमारे पास HTML एलिमेंट के पास जो क्लासेस होती है ना, वो मल्टीपल होती है, ठीक है। एक एलिमेंट के पास मल्टीपल क्लासेस भी हो सकती हैं, आईडी एक होती है लेकिन क्लासेस मल्टीपल होती हैं। तो क्लासेस मल्टीपल जो होती हैं वो कैसे होती हैं, स्पेस सेपरेटेड होती हैं, कि भाई एक क्लास दी आपने क्लास 1, फिर आपने दिया स्पेस, फिर दूसरी क्लास दी क्लास 2, फिर स्पेस, फिर क्लास 3, ऐसे ही होता है ना। तो अगर मैं ऊपर वाली एग्जांपल की बात करूँ ना, ये वाली, ये पता है क्या करेगा, अगली एक एलिमेंट है, इसके पास पुरानी 3-4 क्लासेस पड़ी हुई हैं और मुझे एक नई क्लास ऐड करनी है हिडन। तो इस केस में ये क्या करेगा, पुरानी वाली क्लासेस को रिमूव करेगा और सिर्फ हिडन की क्लास ऐड कर देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने इक्वल टू लगाया ना। इक्वल टू का मतलब क्या होता है, रूल मैंने आपको शायद बताया हुआ कि भाई लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू असाइन नहीं होती लेफ्ट वाली में, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पुराने वाले जितनी भी क्लासेस है सबको हटाएगा और ये नई वाली को रिप्लेस कर देगा। तो प्लस इक्वल टू क्या करेगा कि भाई पुराने वाली जो क्लासेस है वो भी रखेगा और साथ में ये न्यू वाली क्लास भी ऐड कर देगा। और आप गौर करें कि इसने न्यू वाली क्लास से पहले स्पेस भी दिया है। स्पेस क्यों दिया है, ताकि सेपरेशन आ जाए ना, पुराने वाली क्लास और नई वाली क्लास जो ऐड हो रही है उन दोनों के बीच में सेपरेशन आ जाए, तो इस वजह से स्पेस आ रहा है। तो इससे क्या होगा, जितनी क्लासेस आपको देनी होगी तो आप दे देंगे, ठीक है। आप देखें, अगर मैं इसको करूं, अपडेट इमेज को ही कर देते हैं, सही है। देखिए मैं क्या करता हूं, पहले से ही एक स्टाइल लिख के रखता हूं, बिग, ठीक है। बिग को मैं क्या करता हूं कि जूम होती है ना इसमें, CSS में जूम कैसे देते हैं, ट्रांसफॉर्म स्केल, ठीक है। इसको कर देते हैं 1 या 2, ठीक है। अच्छा, एक तरीका होता है जिससे जो है ना हम अपने किसी भी एलिमेंट को जूम कर देते हैं थोड़ा सा, और जूम अलग से भी होता है, काफी सारे तरीके हैं एक चीज को करने के। तो ये बिग की मैंने क्लास दे दी, लेकिन अभी तक मैंने ये कहीं पे दी नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है ऑन माउस ओवर पे, यहाँ आके मैं इमेज को एक क्लास ऐड कर रहा हूँ, इमेज डॉट क्लास नेम इक्वल टू बिग। क्लास ऐड करनी है तो क्लास नहीं, क्लास नेम यूज करेंगे आप कैमल केस में। और क्लास देने के और भी बहुत सारे तरीके हैं जावास्क्रिप्ट में, ये पहला तरीका है। देखिए रीलोड किया मैंने, इमेज आ रही है, मैंने इमेज पे माउस ओवर किया, इमेज क्या हो गई, जूम हो गई। अच्छा, इसको वापसी हटाना है तो क्लास को आपने रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या करें, ऑन माउस आउट पे एक और इवेंट लगाएं ऑन माउस आउट का, और इस पे फंक्शन कॉल करें रिमूव जूम, या जो भी आपको नाम रखना हो उसका, फंक्शन का नेम आप रखें, फंक्शन बनाएं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। और सेम यही चीज आप कॉपी करें। आप क्या करते हैं, पहले क्लास दी थी, अब क्लास हटा दें, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। रीलोड किया, अभी इमेज ऐसी आ रही है, मैंने इमेज पे जूम किया, ये देखो, देखें ना ये काम कैसे हो रहा है, जावास्क्रिप्ट से हो रहा है। अच्छा, CSS से भी हो जाता ओवर, क्योंकि उसमें भी है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि इससे और भी काम हो सकते हैं। हाइट शो हो सकता है, ठीक है। CSS से हाइट शो नहीं होता, हाइट शो होता तो है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इस बटन के क्लिक पे या ओवर पे हाइट शो हो जाए तो कोई दूसरा एलिमेंट,
ठीक है। या इस तरह अगर हमारे पास यहाँ पे दो आइकन होते, प्लस का और एक माइनस का, मैं प्लस पे क्लिक करता इमेज जूम होती जाती, ठीक है, वो काम CSS से नहीं हो सकता, वो काम ऐसे ही होगा जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। और दूसरा स्टाइलिंग बताइए ना थोड़ी बहुत आपको मैंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू, स्टाइलिंग नहीं बताइए, स्टाइल का जो ऑब्जेक्ट होता है वैसे भी कर सकते थे हम ये वाले काम को, कि स्टाइल जो है ना हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू दे दें, ठीक है भाई। स्वैपिंग इमेजेस देखें, वही चीज है जो अभी हमने करके देखी। यहां पे देखिए क्या कर रही है, आईडी और सोर्स दोनों आर्गुमेंट में भेज रहे हैं, इमेज की आईडी और इमेज का सोर्स दोनों को इसने भेजा है आर्गुमेंट में। बस एक तरीका ये बता रहा है कि आप आईडी को डायरेक्टली अगर यहाँ पे लिखेंगे ना आईडी, तो ये वाली आईडी को खुद उठा लेगा, और बस सोर्स वहां से भेजा है और फंक्शन में उसको अपडेट करवा दिया सेम। स्वैपिंग इमेजेस एंड सेटिंग क्लासेस, ये देख लिया, ये हमने देख लिया। अच्छा, इसमें एक और ये भी बता रहे हैं कि लिंक का, कि अगर आपने देखना हो कि आपके पास एक एंकर का टैग है और एंकर के टैग के पास href में क्या है। अच्छा, ये देखें हर चीज को देखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे आपने इमेज के बारे में पता किया ना, .src अपडेट किया, तो .src को आप गेट भी कर सकते हैं, ठीक है। या आपने क्लास को अपडेट किया ना, तो आप क्लास को गेट भी कर सकते हैं। console.log, अगर मैं इसको बोलूं कि भाई इमेज डॉट क्लास नेम में दिखाओ, मैं मुझे पहले आ क्या रहा है, क्लास लिस्ट भी है, क्लास नेम भी है, देखो क्या आ रहा था, बिग। ये बिग कहां से आ रहा है, जो ऑलरेडी इसकी क्लास वहां पे थी ना, वो गेट करके ला रहा है। तो एट्रीब्यूट गेट भी हो सकते हैं, सेट भी हो सकते हैं और गेट भी हो सकते हैं। तो link.href ये क्या करेगा, href का एट्रीब्यूट गेट करके ले आएगा कि उसमें क्या पड़ा हुआ है, वैल्यू क्या है उसकी। हाँ, ये स्टाइल की बात कर रहा था ना, ठीक है। एक तो ये क्लास वाला आपको समझ में आ गया, दो तरीके होते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर ना क्लास वाले ही रहता है तरीका, कि भाई आपने अगर जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोई स्टाइलिंग करनी है ना किसी HTML के एलिमेंट को, तो बेस्ट तरीका क्या है, अच्छा तरीका ये है कि आप जो है ना जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्लास ऐड करवा दें और CSS से उस क्लास को स्टाइल दे दें, ये अच्छा तरीका है। और अगर छोटी मोटी कोई चेंजेस करनी है, ज्यादा बड़ी कोई चेंजेस नहीं है, तो फिर नीचे वाला तरीका देखें, ये सही रहता है कि भाई आपने एलिमेंट को गेट किया, आपने आगे लगाया डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज इक्वल टू 2em दे दिया, ठीक है। तो ये इसका पूछ रहा था मैंने, ये आपको बताया नहीं बताया, चलो खैर सही है भाई। तो अच्छा, इसमें देखिए बस एक रूल है, वो याद रखना है, इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है। स्टाइल जो है ना, अच्छा स्टाइल क्या करेगा, इस एलिमेंट को स्टाइल देने के लिए जितनी भी स्टाइलिंग की चीजें होती है ना, वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, तो आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टाइल भी दे सकते हैं, जैसे कि स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, स्टाइल डॉट कलर, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। फर्क क्या होगा कि जो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें दो वर्ड्स हैं उसमें डैश नहीं आएगा, उसमें क्या क्या कैसे लिखेंगे उसको, कैमल केस में, जैसे फॉन्ट साइज लिखा हुआ है। CSS में फॉन्ट साइज की बात करें तो फॉन्ट डैश साइज था, यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, फॉन्ट साइज कैमल केस में। दूसरी चीज एक और इसमें रूल है, वो क्या कि अब CSS में 2em डायरेक्ट लिख देते हैं हम, इसमें 2em ना डायरेक्ट नहीं बल्कि स्ट्रिंग में देंगे। अगर कोई नंबर वाली वैल्यू होगी ना, नंबर वाली, वो डायरेक्ट दे दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रिंग आ रहा होगा, क्योंकि आपको पता है जावास्क्रिप्ट में अगर कोई स्ट्रिंग अल्फाबेट आ रहा होगा, तो जावास्क्रिप्ट उसको समझती है कि ये कोई वेरिएबल है, तो आपको एरर दे देगा भाई नॉट डिफाइंड। तो अगर कोई अल्फाबेट्स आ रहा होगा, जैसे em आ रहा है, तो उसको हमें रखना होगा स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग के बगैर ये नहीं चलेगा, ठीक है। बस ये रूल है इसका। इसके अलावा जितनी भी हमारे पास CSS में स्टाइलिंग है, वो सारी हम इस तरीके से दे सकते हैं, जितनी भी है, बॉर्डर है, ठीक है, पैडिंग, मार्जिन, हर चीज हम दे सकते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन ये वही बात कि भाई
ये वहाँ यूज होता है कि जहाँ कम स्टाइल है ना। जब ज़्यादा स्टाइल हो कि आप पूरी यूआई बना रहे हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है, तो वो काम कैसे होगा, क्लास देके, क्लास दी और उस क्लास को सीएसएस में जाके स्टाइल दे दिया। अच्छा ये सारी चीज़ें क्यों हैं कि भाई आप देखते हैं ना, अब जैसे फेसबुक आप खोलें, फेसबुक में आप क्लिक करते हैं पोस्ट के ऊपर, आपके सामने मोडाल खुल के आ जाता है कि भाई लिखो। अब जो खुल के आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आ रहा है। पहले वो हाइड था, आपने जैसे उस पर क्लिक किया वो शो हो गया। तो इसी तरह राइट साइड पे चैट्स आती हैं, चैट पे आपने क्लिक किया, चैट का बॉक्स खुल गया। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ऐसे होती हैं। सारे स्टाइल देखे। अच्छा देखें ये वाला भी दे सकते हैं आप कि चार वैल्यू एक साथ दे देना, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इस तरीके से भी आप, लेकिन स्ट्रिंग यूज करना होगा इसके लिए भी। एक स्ट्रिंग में ये सब आ जाएगा पूरा। गेट करना हो कि पहले से कितना मार्जिन है, तो ये कंप्यूटेड स्टाइल से होता है। गेट कंप्यूटेड स्टाइल डायरेक्ट नहीं होगा। अगर आपने चेक करना है ना कि पहले इस पे कितना मार्जिन है, तो गेट कंप्यूटेड स्टाइल एक मेथड है डॉक्यूमेंट का, उससे होगा। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती कि मैं देख रहा हूँ कितना मार्जिन है, वो खुद ही देख लेते हैं जाके ब्राउजर के ऊपर। चैप्टर नंबर 56 पे क्या, टारगेट ऑल एलिमेंट्स बाय टैग नेम। ठीक है, अभी तक हमने देखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसका मतलब क्या है कि भाई आईडी से एलिमेंट को गेट करो। क्यूरी सेलेक्टर भी था जो कि मैंने आपको बताया था, उसमें क्या है भाई, डॉट दोगे तो वो क्लास से करेगा, हैश दोगे तो आईडी से करेगा। अच्छा जब क्लास से गेट कर रहे हैं तो आपको पता है क्लास मल्टीपल होती है, तो आपके पास गेट भी मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे। अच्छा अगर आईडी से कर रहे हैं तो आपको पता है आईडी एक होती है, तो एक एलिमेंट होगा। तो सेम ही तरीके से अगर आप देखें टारगेट ऑल एलिमेंट्स बाय टैग नेम, तो टैग नेम भी मल्टीपल होते हैं। H1 जो है मल्टीपल हो सकते हैं, P मल्टीपल हो सकते हैं, तो इसमें भी वो एरे लेके आएगा। ठीक है, अब जैसे HTML में हमारे पास अगर मैं कुछ जैसे H1 बना दूं, एक बनाऊं या ज्यादा बनाऊं वो मैटर नहीं करता, लेके ये एरे आएगा। और जावास्क्रिप्ट में अगर मैं बोलूं इसको, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, एक बाय नेम भी होता है और एक बाय टैग नेम। टैग नेम मतलब एलिमेंट का नेम, बाय नेम मतलब जो नेम का जो एट्रीब्यूट देते हैं ना वो, उसकी बात हो रही है। तो मैंने कहा भाई H1, तो इसमें हमारे पास क्या मिलेगा, इसमें हमारे पास मिलेगा पूरा एरे। ये देखिए मैं HTML कलेक्शन के नाम से पूरा एरे मिल गया। अच्छा इसमें एक क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एक H1 बनाया और एक, अगर मैं दोनों को H1 बना दूं तो दो आएंगे, दोनों H1 हमारे पास आ गए। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट वाला गेट करना है तो कैसे करेंगे, H1 स्क्वायर ब्रैकेट 0, फर्स्ट वाला आ गया, देखें हेलो लिखा हुआ है। ये काम आता है, टैग नेम वाला इतना ज्यादा नहीं आता कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू जितने भी पैराग्राफ है सबको ढूंढना है और कुछ स्टाइल देना है या कुछ करना है, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ती इतनी, बहुत रेयर है। नेम वाला काम आता है, नेम वाला है ना, टैग नेम नहीं, सिर्फ नेम। नेम वाला कहाँ काम आता है कि हमारे पास चेक बॉक्स, रेडियो बटन होते हैं ना, अब उनकी वैल्यू हमें गेट करनी है तो हम आईडी से नहीं कर सकते, वो नेम से होती है। ठीक है, नेम से कैसे होती है बता देता हूँ अभी। ये भी हाथ क्या कहाँ गया विजुअल स्टूडियो हमारा, ये रहा। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास या चेक बॉक्स है या फिर रेडियो बटन है ना, तो उनका ग्रुप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अब जैसे कि मैं बोलूं भाई फॉर एग्जाम्पल मेल फीमेल इनपुट और इसको कर दिया रेडियो, तो इनका नेम रखना होगा सेम। क्यों,
ताकि ये ग्रुप बन जाए। ठीक है, इसको हम कर देते हैं ईमेल। अच्छा, अब दोनों का नेम सेम हो गया और दोनों को वैल्यू भी डिफाइन करनी होती है हमें। इसको कर देते हैं m और इसको कर देते हैं f। ठीक है, चला के देखेंगे दोनों सही चलेगा। एक टाइम में एक सेलेक्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने ग्रुप बना दिया। अब जावास्क्रिप्ट में इसकी वैल्यू कैसे गेट होगी? आईडी से नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आईडी एक एलिमेंट को दी जाती है। ये दो है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। सेम चेक बॉक्स भी मल्टीपल होते हैं। तो इनको जावास्क्रिप्ट में गेट करने के लिए ना हम इनके नेम से यूज गेट करते हैं, नेम। ठीक है, कैसे भाई? अब जैसे कि मैं क्या करता हूं, एक बटन बनाता हूं, सबमिट। ठीक है, बटन कहाँ चला गया उठ के? सबमिट ऑन क्लिक सबमिट। ठीक है, फंक्शन बनाया सबमिट का, फंक्शन सबमिट। अब इसमें मुझे चेक बॉक्स में जो सेलेक्ट हो रहा है ना, मेल या फीमेल, उसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जितने भी चेक मेरे पास रेडियो बटन है सबको गेट करूंगा। तो सारे कैसे गेट होंगे? गेट बाय नेम, टैग नेम नहीं, इस बार आया नेम। नेम क्या करेगा? जो एट्रीब्यूट का नेम होता है ना, ये इससे गेट करता है। तो इसमें क्या दूंगा मैं? जेंडर। तो ये मेरे पास क्या लेके आएगा? एक एरे लेके आएगा जिसमें दोनों पड़े हुए होंगे। ये देखो, मैंने मेल सेलेक्ट किया, सबमिट किया, क्या लेके आ रहा है? ये नोट लिस्ट, और इसमें ही दोनों लेके आ गया। ठीक है, दोनों इनपुट लेके आ गया। अब टारगेट लगाऊंगा तो टारगेट दे देगा। अच्छा, मुझे क्या करना है? इन दोनों के ऊपर चलाना है लूप। ठीक है ना, ताकि दोनों को देख सकूं मैं। तो लूप कैसे चलेगा भाई? i इक्वल्स टू 0 और आगे क्या बोलेंगे? i लेस देन जेंडर डॉट लेंथ i प्लस प्लस। ठीक है, और अगर मैं आप इसको नीचे लेके आऊं और मैं इसको बोलूं कि आप जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट i, तो ये क्या करेगा? दोनों को दिखाएगा। देखो, दोनों को दिखा दिया। ठीक है भाई, दोनों की। अच्छा, अब जो है ना दोनों की वैल्यू देखनी हो तो दोनों की वैल्यू भी दिखा देगा मुझे। मैं अगर बोल दूं भाई आगे डॉट वैल्यू, तो ये क्या करेगा? दोनों की वैल्यू दिखा देगा। लेकिन मुझे दोनों की वैल्यू नहीं चाहिए, m और f दोनों लेके आ गया, मुझे एक की चाहिए। तो अब पता कैसे चलेगा कि कौन से वाले पे लगाया है? तो इसमें ना एक वैल्यू होती है जिसका नाम होता है चेक्ड। ठीक है, तो जिसपे चेक लगता है ना वो ट्रू होता है और दूसरा वाला फॉल्स है। देखिए, मैं रीलोड किया, मैंने फीमेल पे लगाया, मैंने सबमिट किया, तो ऊपर वाला फॉल्स आया, नीचे वाला। अब मेल पे लगाया, सबमिट किया, ऊपर वाला ट्रू आया, नीचे वाला फॉल्स। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाते हैं और इसको बोलते हैं कि अगर जेंडर i डॉट चेक्ड, ठीक है, या तो ट्रू के बराबर हो या इसको ऐसे भी छोड़ देंगे तो चलेगा। ऐसा ही है ना, क्योंकि इफ हमसे ट्रू या फॉल्स से लेता है। तो आप क्या करना, कंसोल में उसकी वैल्यू लेके आ जाना, कंसोल में उसकी वैल्यू को दिखा देना जो ट्रू हो उस वाले की। तो अब देखें, मैं मेल पे लगा रहा हूं, सबमिट किया, क्या आया? m आया। फीमेल पे लगाया, सबमिट किया, f आया। ठीक है भाई, चलो खैरियत। ठीक है भाई, तो फीमेल पे लगाया, फीमेल आया, मेल पे लगाया, मेल आया। ठीक है भाई, तो ये इसका तरीका था कि हम रेडियो बटन की वैल्यू को गेट कर सकते हैं और सेम एज इट इज हम चेक बॉक्स की वैल्यू को भी गेट कर सकते हैं।
सेट है भाई, समझ में आया? इसके अलावा इनपुट की वैल्यू आपको पता है कैसे गेट होती है उसको, क्योंकि इनपुट एक ही होता है, आईडी लगाई डॉट वैल्यू, वैल्यू आ गई। टारगेट वाला क्या, टारगेट वाले की जरूरत नहीं है वैसे इसमें ना। टारगेट बस ये क्या करेगा कि आपके पास ये आया जेंडर, जेंडर में तो आपके पास HTML की कलेक्शन आ रही है ना। अच्छा, यहाँ पे आप टारगेट यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है वैसे ना, क्योंकि इसमें तो पूरा एलिमेंट आ, टारगेट लगाया जाता है इवेंट में। हाँ, टारगेट वाली बता देते हैं। अब जैसे कि हमारे पास एक बटन है, उस पर सबमिट का फंक्शन कॉल हो रहा है ना। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ इवेंट। अच्छा, मैंने सबमिट कॉल किया जावास्क्रिप्ट में, ऊपर बनाया नीचे कॉल कर दिया, तो अभी इवेंट मिलेगा अनडिफाइंड। अच्छा, अभी इवेंट अनडिफाइंड क्यों मिला? क्योंकि ये फंक्शन किसी इवेंट से कॉल नहीं हुआ। ऐसा ही है ना, ये फंक्शन कॉल कहाँ से हुआ? जावास्क्रिप्ट से, किसी इवेंट से कॉल नहीं हुआ। अगर ये फंक्शन इवेंट से कॉल होता ना तो इवेंट में उस इवेंट की डिटेल मिलती। कैसे? देखिए मैं इसको यहां से हटा रहा हूं और अब मैं इसको कॉल कर रहा हूं यहां से, इस बटन से, और बटन का इवेंट कौन सा है? ऑन क्लिक। ठीक है, पहले अनडिफाइंड मिल रहा था, अब इसकी डिटेल मिल गई सारी। तो देखिए इसके अंदर सारी चीजें मौजूद होंगी कि इवेंट कॉल कहां से हुआ है, इवेंट था कौन सा, क्लिक का था। तो इसी के साथ साथ ना इवेंट के अंदर टारगेट होता है कि टारगेट कहां से हुआ है। ठीक है, तो टारगेट में हमें जो है ना उसका एलिमेंट मिल जाएगा जहां से ये इवेंट फायर हुआ है। सिंपल बटन। ठीक है, अगर इस यहां इसको कॉल करेंगे हम नीचे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि एरर दे देगा। अब तो बोलेगा टारगेट इवेंट ही नहीं है। ये आता किस चीज के काम है? मतलब जैसे ये आसानी है ना कि अगर आपने अभी ऊपर बताया ना मैंने कि इमेज का SRC अपडेट करवाना था, तो इमेज को इस तरह गेट ना करना पड़ेगा आपको अगर ये इवेंट से कॉल हो रही होगी। अगर इवेंट से कॉल नहीं हो रही तो इस तरह गेट करना पड़ेगा। तो इसका एक बेनिफिट है, जरूरी नहीं है कि इवेंट यूज करो, बस एक बेनिफिट है कि भाई आपको गेट करने की जरूरत नहीं है, फिर एलिमेंट आपको मिल जाएगा उसी के अंदर। ठीक है भाई, इनर HTML और ये सब तो आपको पता चल गया। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ, पैराग्राफ्स को गेट किया, पैराग्राफ्स के ऊपर लूप चलाया, और इन्होंने किया क्या कि जितने भी पैराग्राफ थे सबकी फॉन्ट फैमिली को अपडेट करवा दिया। कैसे? इन्होंने गेट एलिमेंट बाय टैग नेम किया P, तो हमारे HTML के पेज में जितने P एलिमेंट थे वो सारे उठ के आ गए। ठीक है, फिर उनके ऊपर चलाया लूप चलाया। लूप चलाने के बाद इन्होंने क्या किया, पैराग्राफ स्क्वायर ब्रैकेट I डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट फैमिली और ये दे दिया। तो ये क्या करेगा, जितने भी पैराग्राफ थे ना सबका फॉन्ट अपडेट कर देगा। खैर इसके अलावा हम CSS से भी कर सकते थे, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ये बता रहे हैं चीज ये वाली। टारगेट सम एलिमेंट्स बाय टैग नेम। ठीक है, एक था टारगेट एलिमेंट बाय टैग नेम और एक था टारगेट सम एलिमेंट। इसमें क्या होता है कि हम टारगेट करते हैं डायरेक्टली डॉक्यूमेंट से। डॉक्यूमेंट जो है ना हमारे वो सबसे टॉप लेवल पे होता है। ठीक है, अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें ना तो डॉक्यूमेंट आप समझ लें इसको सबसे टॉप पे, HTML को समझ लें। तो हम इससे दूसरे एलिमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसका मतलब ये कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हम सबको टारगेट कर रहे हैं। अब एक तरीका ये इसमें बता रहे हैं कि टारगेट ऑल नहीं बल्कि टारगेट सम। वो कैसे होगा कि आप जो है ना पहले, अब आप जो देखिए इसमें टी डॉट गेट एलिमेंट बाय किया हुआ है ना। देखिए क्या किया इन्होंने, पहले डॉक्यूमेंट से टारगेट किया टेबल को, फिर टेबल से टारगेट किया TD को।
जैसे हमारे पास दो एलिमेंट थे, अच्छा हो सकता है टीडी जो है ना वो कोई और भी हो, टेबल हमारे पास एक पेज में मल्टीपल हो सकते हैं, ऊपर एक टेबल है नीचे एक टेबल है। अब मुझे टारगेट करना है कि ऊपर वाले एलिमेंट के जितने भी टीडी है ना मैं उनको टारगेट करना चाह रहा हूँ, नीचे वाले टेबल के टीडी को नहीं करना चाह रहा। तो इसने क्या किया देखें, पहले ऊपर वाले टेबल को गेट किया टेबल 9 उसके आईडी से, और फिर टीडी को कैसे गेट किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट नहीं लिखा, क्या लिखा, टी डॉट गेट एलिमेंट। ठीक है, फर्क क्या है, अगर डॉक्यूमेंट लिखता तो पूरे डॉक्यूमेंट में ढूंढता, टी लिखा तो अब कहां ढूंढेगा, सिर्फ टेबल के अंदर ढूंढेगा, टेबल के अंदर ढूंढेगा, उसमें से जो भी मिलेगा लेकर आ जाएगा, ये चीज है। ठीक है, फिर वही इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि आप चाहें तो आईडी वाईडी दे दें कुछ उस टेबल को और उसके चाइल्ड्स को गेट कर लें, मतलब चीजें जो है ना ये बहुत रेयर है। अब जैसे डॉम शुरू हुआ है ना, डॉम का कॉन्सेप्ट आपको बस समझ में आ जाए काफी है कि भाई डॉम ये होता है और डॉम इस तरीके से वर्क करता है, बाकी इसमें जितनी भी चीजें ना वो सारी आउटडेटेड हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं, इसकी रिप्लेसमेंट में नई चीजें हमारे पास बहुत अच्छी आ गई हैं, टाइम भी बचता है, काम भी जल्दी होता है और एफिशिएंट भी है। ठीक है, डॉम के डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मतलब जितनी भी आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट है ये एक पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर मैनेज हो रही है और ऑब्जेक्ट से ही हमारा ब्राउजर उसको समझता है और रन करता है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट मॉडल। पूरा इसने स्ट्रक्चर बता दिया कि भाई फर्स्ट लेवल पे हमारे पास क्या होता है, डॉक्यूमेंट, जिस तरह आपने देखा कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट से ही सारी चीजों को गेट कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बार बार यही कर रहा है। तो डॉक्यूमेंट से क्यों गेट कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है ना फर्स्ट लेवल पे सबसे टॉप पे, सेकंड लेवल पे फिर HTML, थर्ड पे हेड, फोर्थ पे टाइटल, फिर थर्ड पे बॉडी भी है हेड के साथ, क्योंकि हेड और बॉडी जो है वो दोनों सिबलिंग है, मतलब दोनों HTML के चाइल्ड है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है डॉक्यूमेंट का, ये इस तरह भी यहाँ पे समझा रहा हूँ, पहले डॉक्यूमेंट फिर HTML, फिर HTML के अंदर हेड और बॉडी, और फिर बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे आ जाएंगे। तो इसको समझना बिल्कुल सिंपल है कि भाई एक मेरे पास डिव है, डिव के अंदर h1 है, तो h1 डिव का हुआ चाइल्ड और डिव h1 का हुआ पेरेंट। ठीक है, तो इस तरह ग्रैंड पेरेंट भी हो सकता है, ग्रैंड चाइल्ड भी हो सकता है। ठीक है, जितनी नेस्टेड चीजें होंगी उतना आप समझते रहेंगे उस हायरार्की से उसको। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है, यही चीज जो अभी मैंने आपको बताई है ना, ये देखें भाई HTML के ऊपर लिखा हुआ है चाइल्ड ऑफ डॉक्यूमेंट, हेड के ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट चाइल्ड ऑफ HTML, बॉडी के ऊपर लिखा हुआ है सेकंड चाइल्ड ऑफ HTML, डिव चाइल्ड ऑफ बॉडी, टाइटल चाइल्ड ऑफ हेड। ठीक है, इजी चीजें समझ सकते हैं आप इसको ना, कहीं पर भी आपको सामने दो एलिमेंट हो, डिव के अंदर पैराग्राफ हो या डिव के अंदर h1 हो, तो पैराग्राफ या h1 डिव के हुए चाइल्ड और डिव 1 का हुआ पेरेंट, बस यही चीजें। एक एलिमेंट के मल्टीपल चाइल्ड भी हो सकते हैं। अच्छा, डिव के अंदर अगर h1 और पैराग्राफ दोनों हैं तो h1 और पैराग्राफ आपस में हुए सिबलिंग, नहीं भाई बहन, दोनों एक ही डिव के बच्चे हैं ना, तो भाई बहन हुए। वो इसी ने जो जिस तरह हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझा था ना HTML में, सेम ऐसे ही समझ लें इसको भी। द डॉम फाइंडिंग चिल्ड्रन, वही वाली चीज, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस तरह से उसको हम चिल्ड्रन को उसके फाइंड करते हैं। टारगेट सम एलिमेंट वाली जो चीज थी ना वही बता रही है कि भाई आपने पहले पेरेंट को गेट कर लिया, मतलब डिव को गेट कर लिया, अब डिव के थ्रू उनके चिल्ड्रन को गेट करना है, तो आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट नहीं लिखेंगे बल्कि डिव डॉट गेट एलिमेंट लिखेंगे। तो जितने भी चैप्टर है ना ये सारी इस तरह की थ्योरी है, तो इस वजह से ही हम इसको थोड़ा सा फास्ट चला रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक ये चीज है
कि आपने किसी भी एलिमेंट को गेट किया और उसके आगे आपने लिखा चाइल्ड नोड्स, एलिमेंट डॉट चाइल्ड नोड्स। चाइल्ड नोड्स क्या करता है, उस एलिमेंट के जितने भी चाइल्ड है ना वो सारे ही चाइल्ड नोड्स के अंदर लेके आ जाता है। एक एरे के अंदर चाइल्ड नोड्स में एक एरे होती है और जितने भी उस एलिमेंट के चाइल्ड होते हैं वो सारे उस एरे के अंदर लेके आ जाता है। तो अब ये देखें आगे जो इसने लिखा हुआ है ना यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोड 0, तो इसका मतलब है इसने टारगेट किया HTML को, डॉक्यूमेंट का फर्स्ट चाइल्ड HTML है ना। फिर इसने चाइल्ड नोड लिखा 1, तो इसका मतलब इसने टारगेट किया बॉडी को, क्योंकि आगे 0 लिखता तो वह हेड बन जाता। सिंपल देखिए, इस चीज को समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर मैंने डॉक्यूमेंट लिखा सिर्फ और इसको कंसोल किया तो क्या आएगा, पूरा ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा। देखें सारे HTML वगैरह सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोड्स, इसके अंदर इस डॉक्यूमेंट के जितने भी चाइल्ड्स हैं वो आएंगे। तो 2 चाइल्ड हैं, एक है डॉक टाइप HTML और एक है HTML। अगर मुझे HTML पे जाना है तो स्क्वायर ब्रैकेट में 1, तो अब मैं आ गया, अब मैं आगे लिखता हूं HTML डॉट चाइल्ड नोड्स। अच्छा इसके चाइल्ड तो 2 थे लेकिन 3 आ रहे हैं, बीच में टेक्स्ट भी आ रहा है। तो इसमें एक सीन ये है कि इसी देखिए इसको भी बस समझ लें थोड़ा सा, ये इतना ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये तीसरा जो बीच में आ रहा है ना, ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने एक लाइन का गैप दिया हुआ है कि अब ये जो हमारे पास गैप्स होते हैं ना, इसे बॉडी और हेड, यहाँ पे जो हमने ये लाइन ब्रेक किया है, अगर मैं बॉडी को यहाँ से उठा के यहाँ ले आऊँ हेड के बराबर में, तो अब जो देखें वो टेक्स्ट खत्म हो गया। तो ये जो लाइन स्पेस आ रही है ना, उसको भी वो समझता है ये एक डॉक्यूमेंट की नोड है, डॉक्यूमेंट का पार्ट है। इसको हम बोलते हैं इस टेक्स्ट को जंक आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, ये जंक है, जंक आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। और क्योंकि अभी तो हमारे पास एक चीज़ है, अब हमारे पास HTML इतनी सारी है, ये तो कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े पेजेस होते हैं उसमें ज़्यादा HTML होती है। तो अब आप सोचें हमने लाइन स्पेस हर जगह दी हुई होती है तो कितने सारे आए हुए होंगे ये ना। तो इससे थोड़ी सी होती है वेबसाइट की परफॉर्मेंस खराब, कि बिला वजह आ रहे हैं ना, हमें ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की लेकिन वो आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करते वक्त जब इसको लाइव कर रहे हो ना यूज़र के लिए, ये सारे स्पेस ख़त्म कर देते हैं। जिस तरह मैंने अभी किया ना, पहले ये था, मैंने क्या किया, इसको हटा दिया, लाइन स्पेस ख़त्म कर दिया। तो जितने भी लाइन स्पेस सारे ख़त्म कर देते हैं और फिर इसको वेबसाइट को डिप्लॉय करते हैं। नहीं वो टूल है ना, इसको हम बोलते हैं मिनिफाई, कोड मिनिफाई। जैसे आप सर्च करेंगे मिनिफाई HTML कोड, ये ह्यूमन रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है ना, कि भाई अब हमें स्पेस नहीं होंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कहाँ से कौन सा चीज़ शुरू हो रहा है। जावास्क्रिप्ट वालों ने कोई ऐड नहीं किया, ये हमने खुद ऐड किया है, ये हमने ऐड किया है। जावास्क्रिप्ट भी अपनी जगह सही है और HTML भी सही है। ये जो चीज़ ऐड की है ना, ये इंसान ने की है हमारे समझने के लिए। अगर हम अब जैसे बूट स्ट्रैप हम उठाते हैं, वो भी एक लाइन में आती है पहले पूरी, वो भी मिनिफाई हुई भी होती है। अब एक लाइन में उसको समझना बहुत मुश्किल है, हम उसको फॉर्मेट मारते हैं फिर वो मल्टीपल लाइन में आती है। तो इस तरह अगर आपने मिनिफाई करना है HTML को तो देखिए इस तरह टूल होते हैं, सारा कोड अपना वहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, मिनिफाई करेंगे तो सारा जो है वो मिनिफाई हो जाएगा। इसने देखें ख़त्म कर दिए सारे स्पेस, देख रहे हैं। अब इसको आप देखिए इसने बॉडी भी ख़त्म कर दिया, या इसने सही मेरे ख्याल से नहीं किया है। कुछ टूल जो है इस तरह के इश्यूज भी कर सकते हैं। करना इसको ये चाहिए था कि सारी चीज़ों को एक लाइन में ले आता है। देखें ये अब हुआ है मिनिफाई, यूज़र यानी क्यों करेगा, ये
100 बच्चे क्लास में बैठते हैं, मैं 500 डाल दूं, क्या होगा? और वो 500 ऐसे होंगे जो क्लास पढ़ने वाले नहीं होंगे, बिला वजह तफरी वाले होंगे, वाह में बीच में घुसे हैं, कोई वहाँ घुस रहा है कोई वहाँ घुस रहा है, ठीक है, जबकि उनका मकसद पढ़ना भी नहीं है। क्या उनको अब छोड़ दूंगा तो परफॉर्मेंस खराब हुई ना क्लास की, आप लोग डिस्टर्ब होंगे, ठीक है, आप सही पढ़ नहीं पाएंगे। तो सबको पकड़ के बाहर कर दिया हमने, मिनीफाई कर दिया। तो अब जो है बिल्कुल आप रिलैक्स हो गए और पढ़ने वाले हो गए, अब आप पढ़ेंगे। तो ये सीन है, ठीक है। दोबारा अनमिनीफाई होता है, उसका भी टूल होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसका तरीका पता है क्या होता है, कि आप ना दो फोल्डर बनाएंगे, एक फोल्डर होगा आपका डेवलपमेंट का और एक फोल्डर होगा आपका डिप्लॉयमेंट का। डेवलपमेंट को आप नहीं छेड़ेंगे, उसको उसमें जितना कोड लिखना हो लिखेंगे और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देंगे उसमें डिप्लॉयमेंट में मिनीफाई करके, ठीक है। तो ऐसे भी टूल आते हैं हमारे पास, देखिए फाइल भी मांग रहा है ना आपसे, फाइल अपलोड करें, फाइल ये आपको करके दे देगा, यूआरएल दें यूआरएल से करके दे देगा आपको ये, ठीक है। तो इस तरह ऐसे टूल भी होते हैं जिनको आप ना पूरा प्रोजेक्ट दें, वो पूरा प्रोजेक्ट कन्वर्ट करके दे देंगे, ठीक है। खैर HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे तो बहुत कम ही लोग काम करते हैं। अब ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो फ्रेमवर्क चूज करते हैं, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, ये फ्रेमवर्क जो है ना ये सारी चीज़ों को खुद मैनेज कर रहे होते हैं, हमें करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस वजह से चीज़ जो है ना अभी एग्जिस्ट नहीं करती एंगुलर पे, ठीक है। मैंने 6 साल किया, 5 साल किया रिएक्ट पे, 1 साल किया व्यू पे और अब स्टार्ट किया एंगुलर पे। तो जावास्क्रिप्ट बंदे को आती हो तो किसी पे भी कर लेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें, ठीक है। सारे जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क हैं, ठीक है। तो उसमें फिर जो है इस तरह की चीज़ें जो है ना आपको मिल जाती हैं, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पीछे उनके कोड जावास्क्रिप्ट ही है, लेकिन फ्रेमवर्क जो है ना हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, बस ये है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, ऐसा नहीं हर जगह, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जहाँ कोड जावास्क्रिप्ट चले, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जहाँ पे सिर्फ, देखिए जावास्क्रिप्ट से ना हम सिर्फ वेबसाइट नहीं बनाते, जावास्क्रिप्ट से बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे कोड जावास्क्रिप्ट, तो लेकिन फिर वहाँ पे ये डॉम वाली चीज़ें तो होंगी नहीं ना, क्योंकि वेबसाइट नहीं बना रहे हम। वेबसाइट डॉम जो है ना सिर्फ वेब पेज में ही होता है, बैकएंड वगैरह और जावास्क्रिप्ट की दूसरी चीज़ों में ये डॉम नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह चाइल्ड नोड करते करते आप जाएंगे तो पूरी HTML आपको मिल जाएगी इस तरह, ठीक है भाई। ये इसका नेम क्या था, जंग आर्टिफैक्ट्स एंड नोड टाइप। अच्छा, अब आप अगर लूप चला रहे हैं या चाइल्ड नोड वगैरह लगाया हुआ है आपने, आपको नहीं पता कि जो नोड में गेट कर रहा हूं वो एक जंग आर्टिफैक्ट है या फिर वो एक एलिमेंट है, तो कैसे पता चलेगा? अच्छा, देख के तो पता चल जाएगा, हमें तो देखने में पता चल जाएगा कि भाई टेक्स्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये जंग आर्टिफैक्ट है, अगर एलिमेंट आ रहा है H1 पैराग्राफ डिफ तो इसका मतलब एलिमेंट है। लेकिन जावास्क्रिप्ट को कैसे पता चलेगा? नोड टाइप से। नोड टाइप हमें बता दिए कि ये क्या है, ठीक है भाई। तो अगर नोड टाइप 1 है तो इसका मतलब एलिमेंट है, और अगर नोड टाइप में 3 आ रहा है तो इसका मतलब जंग आर्टिफैक्ट है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अब इसको गेट करूं तो मेरे पास हेड और बॉडी आ रहा है ना, जंग आर्टिफैक्ट डाल देते हैं, आ गया भाई बीच में टेक्स्ट। अब मैं चाइल्ड नोड के आगे लगाऊं 1 तो इसमें मेरे पास आएगा टेक्स्ट जो कि जंग आर्टिफैक्ट है, बिला वजह की एक नोड बीच में ऐड हुई हुई है। अब मैं देखूं यहाँ पे आगे लगा के डॉट नोड टाइप, क्या आया? इसका मतलब ये जंग आर्टिफैक्ट है। और अगर मैं ये खत्म कर दूं स्पेस तो अब ये 3 की जगह 1 आया, इसका मतलब ये कोई एलिमेंट है, सिर्फ चेक करने के लिए। More ways to target elements
चाइल्ड नोड्स, अच्छा जिस तरह चाइल्ड नोड था इस तरह हमारे पास एक कीवर्ड होता है फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड क्या करता है, पहला वाला चाइल्ड उठा लेता है। जैसे डिव है, डिव के अंदर पहले h1 है, p है और फिर h2 है। आप डिव डॉट फर्स्ट चाइल्ड करेंगे क्या उठाएगा h1, डिव डॉट लास्ट चाइल्ड करेंगे उठाएगा h2। पैराग्राफ बीच में था तो सेंटर वाले के लिए कुछ नहीं है, सेंटर वाले को आपने मैनुअली गेट करना पड़ेगा, लास्ट चाइल्ड और फर्स्ट चाइल्ड। अच्छा इस तरीके से पेरेंट नोड, पेरेंट नोड क्या करता है, अगर आपने चाइल्ड को गेट कर लिया और आप देखना चाहते हैं कि इसका पेरेंट कौन है, तो आप चाइल्ड के आगे लिखेंगे डॉट पेरेंट नोड, वो क्या करेगा पेरेंट को लिखा जाएगा, भाई मेरा पेरेंट ये है। तो फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड और पेरेंट नोड। नेक्स्ट सिबलिंग, अब जैसे ऊपर पैराग्राफ है नीचे h1, दोनों एक ही लेवल पे हैं, तो h1 पैराग्राफ का हुआ सिबलिंग, ऊपर पैराग्राफ है नीचे h1, पैराग्राफ डॉट नेक्स्ट सिबलिंग h1 आएगा। एक है प्रीवियस सिबलिंग, पैराग्राफ के ऊपर कोई सिबलिंग हुआ तो वो आएगा। नोड टाइप आपको भी बताया, नोड नेम, नोड नेम क्या करता है, अगर आपके पास एलिमेंट है ना, जैसे नोड टाइप में 1 आया तो 1 का मतलब क्या है एलिमेंट। अब आपने मालूम करना है कि कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट तो है लेकिन कौन सा है, तो आप लिखेंगे नोड नेम। तो नोड नेम में आपको इस तरह से आएगा p div span img a em, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूं नोड टाइप की जगह नोड नेम, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है बॉडी, कि भाई ये बॉडी का एलिमेंट है। इसी तरीके से नोड वैल्यू, वैल्यू जो है ना इसका यूज भी बहुत रेयर है, ये वैल्यू इस्तेमाल होता है ज़्यादातर ये एट्रीब्यूट्स के लिए भी होता है ना। अच्छा अगर यहाँ पे मैं नोड वैल्यू लगा के देखूं कि क्या आ रहा है, वैसे ये कुछ भी वैल्यू लाएगा नहीं मेरे ख्याल से, हाँ क्योंकि ये जो है ना इस्तेमाल होता है एट्रीब्यूट्स के ऊपर, कि आपने कोई एलिमेंट गेट किया उसका एट्रीब्यूट गेट किया, नोड वैल्यू लिखा तो वो आपको एट्रीब्यूट की वैल्यू बताएगा। या फिर अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के लिए भी होता है, ये टेक्स्ट की वैल्यू बता देगा भाई टेक्स्ट क्या है, ठीक है। बीच में जो टेक्स्ट होते हैं ना, जैसे h2 है, h2 के बाद यहाँ पे डू लिखा हुआ है और फिर em का है, तो डू जो है ना, ये डू जो है ना टेक्स्ट नोड में इसमें शामिल होगा, टेक्स्ट में ये एक टेक्स्ट नोड होगी, ये एलिमेंट नहीं होगा बल्कि टेक्स्ट नोड होगी। और आप देखना चाहते हैं इसकी वैल्यू तो आप नोड वैल्यू लगा देंगे तो वैल्यू आपको बता देगी क्या है। देखिए अब इसमें ये क्या सीन है कि भाई नोड नेम को इन्होंने किया लोअर केस और फिर उसको इमेज मैच कर लिया, लोअर केस के ब्रैकेट गायब है तो बुक की गलती है यहाँ पे, ठीक है। लोअर केस मेथड पढ़ा है ना, ठीक है। तो पहले नोड नेम क्योंकि हमारे पास अपर केस में आ रहा है, नोड नेम अपर केस में आ रहा है, पहले उसको लोअर केस किया और फिर उसको मैच किया इमेज से। द डॉम काउंटिंग एलिमेंट्स, के आप जो एलिमेंट्स गेट कर रहे हैं उनको काउंट करना है कि कितने हैं। तो सिंपल डॉट लेंथ जिस तरह एरे में होता है ना, कि आपने li एलिमेंट्स को गेट किया और फिर आपने लगाया li एलिमेंट्स डॉट लेंथ, उसकी लेंथ पता चल गई कि हमारे पास बॉडी में इतने li एलिमेंट्स हैं। चाइल्ड नोड्स पता चल गया ऑलरेडी। एट्रीब्यूट्स ये कुछ काम आ सकते हैं, ठीक है, ये अच्छी चीज है, ये कुछ काम आ सकता है आपके। देखिए जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, जो नहीं है वो मैं आपको बता दिया। एट्रीब्यूट्स काम आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि एट्रीब्यूट से ना हम काफी सारा काम करते हैं,
लेकिन ये भी जावास्क्रिप्ट तक अगर हम रिएक्ट वगैरह आगे काम करेंगे तो वहां पे फिर इसकी भी जरूरत नहीं होगी भाई। किसी भी एलिमेंट का कोई भी एट्रीब्यूट गेट भी कर सकते हैं और सेट भी करवा सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अब देखिए एक मेथड यहाँ पे आपको नजर आ रहा है हैश एट्रीब्यूट। ये मेथड जो है ना चेक करके बताता है कि ये एट्रीब्यूट है या नहीं। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टारगेट डॉट हैश एट्रीब्यूट और उसमें लिखा हुआ है क्लास। तो ये क्या करेगा इस एलिमेंट को जाके चेक करेगा उसमें क्लास है या नहीं, चाहे वो जो भी हो, क्लास की वैल्यू जो भी हो, लेकिन क्लास होनी चाहिए। अगर क्लास होगी तो ट्रू, अगर क्लास नहीं होगी तो फॉल्स। सिंपल बस ये करेगा। गेट एट्रीब्यूट क्या करेगा उसकी वैल्यू को गेट करके लेके आएगा। ठीक है, मैंने कहा टारगेट डॉट गेट एट्रीब्यूट। गेट एट्रीब्यूट क्या करेगा क्लास को गेट करके ले आएगा भाई क्या क्लास है। सेट एट्रीब्यूट इसमें काम की चीज है बस। ठीक है, कोई एट्रीब्यूट आपने अगर सेट करवाना है तो सेट एट्रीब्यूट आगे आपने दिया क्लास और फिर उसकी वैल्यू। यहां पे भी एक डबल इन्वर्टेड कॉमा गायब है। ठीक है, तो इस तरह क्लास, आईडी, एचरेफ, एसआरसी, विड्थ, हाइट, जितने भी एचटीएमएल के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सारे इस मेथड से सेट करवा सकते हैं। एट्रीब्यूट आपके पास गेट तो हो रहा है, एट्रीब्यूट का नेम और वैल्यू अगर आपने मालूम करना है तो कैसे करेंगे। अच्छा, एक और चीज है कि भाई एक एलिमेंट हमने गेट किया, हम चाहते हैं उसके पास जितने एट्रीब्यूट्स हैं सारे गेट करके ले आओ। तो इसके लिए क्या है डॉट एट्रीब्यूट्स। एलिमेंट को गेट किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी p1 डॉट एट्रीब्यूट्स। ये क्या करेगा जितने एट्रीब्यूट्स हैं p1 के पास सबको लेके आ जाएगा ये। ठीक है, लिस्ट डॉट लेंथ करके उसकी लेंथ पता चल जाएगी और फिर एट्रीब्यूट के ऊपर भी ये सारी चीजें चलेंगी। नोड नेम जो है एट्रीब्यूट का नेम बताएगा। अब जैसे एट्रीब्यूट में हमारे पास क्लास, आईडी, विड्थ, हाइट सब होता है, हमें मालूम करना हो कि भाई 2 वाले इंडेक्स पे कौन सा एट्रीब्यूट है तो ये बता देगा क्लास या आईडी नोड नेम के अंदर, और नोड वैल्यू में एट्रीब्यूट की वैल्यू बता देगा। चैप्टर नंबर 67 एडिंग नोड्स। कि आपने एलिमेंट सो तो नहीं गए ना भाई, अगर आपने कोई एलिमेंट ऐड करवाना है एचटीएमएल के अंदर तो जावास्क्रिप्ट से आप एलिमेंट बनाते, मतलब जो एचटीएमएल में आप लिखते हैं ना एलिमेंट h1 ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, तो वो चीज जावास्क्रिप्ट से भी आप बना सकते हैं। कैसे बनती है भाई, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट, और इसको आप बताते हैं एलिमेंट का नाम कि भाई कौन सा एलिमेंट बनाना है। मैं बोलता हूँ भाई h1 बनाना है तो इसने h1 बना के दे देना है आपको, और फिर आप जब ये बन जाए इसको जो है आप वहां पे सेट कर दें एचटीएमएल के ऊपर इनर एचटीएमएल करके। लेकिन इसमें इनर एचटीएमएल नहीं चलता, इसमें चलता है अब जैसे कि मेरे पास एक डिव है, डिव को दी आईडी मेन। अब मुझे डिव के अंदर एक h1 डालना है, लेकिन h1 बनाना किससे, जावास्क्रिप्ट से। तो देखिए मैं क्या करूंगा, यहां आके पहले h1 बनाऊंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी h1। अब h1 के अंदर मुझे लिखना है हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड भी डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप जावास्क्रिप्ट में, हेलो वर्ल्ड के लिए भी आपको नोड बनाना पड़ेगी। var text document डॉट गेट एलिमेंट, सॉरी डॉक्यूमेंट, अच्छा ये भी गेट एलिमेंट कर दिया, क्रिएट एलिमेंट था, और नीचे होगा क्रिएट टेक्स्ट नोड, क्रिएट टेक्स्ट नोड, और इसमें आप लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये आपने टेक्स्ट नोड बनाए, आसान हो रही है उसके बाद कर।
टेक्स्ट नोड बनाई। अब आप क्या करेंगे, जो टेक्स्ट नोड है इसको h1 के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो वो भी इजी नहीं है, उसके लिए क्या होगा, h1 डॉट अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड क्या करता है, अगर आपने एलिमेंट जावास्क्रिप्ट से बनाया ना और उस एलिमेंट के अंदर कुछ इंसर्ट करना है तो आप इनर एचटीएमएल नहीं बल्कि अपेंड चाइल्ड यूज करते हैं। मेथड है अपेंड चाइल्ड का, ये यूज करते हैं। तो मैंने क्या कहा, h1 डॉट अपेंड चाइल्ड टेक्स्ट, ये क्या करेगा, h1 के अंदर इंसर्ट कर देगा टेक्स्ट को। अब आपने h1 को आपका जो मैन है इसमें इंसर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले मैन को गेट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मैन, और आप मैन डॉट इनर एचटीएमएल भी नहीं बल्कि मैन डॉट अपेंड चाइल्ड ही करेंगे और इसमें दे देंगे h1। तो आप देखें ये क्या करेगा, यहाँ पे h1 बना देगा, ये देखें मैन के अंदर h1 बना दिया। हाँ हाँ, अब नई चीज भी बता रहा हूँ, नहीं पुरानी चीज थी, अब नई चीज क्या है, नई चीज है ये वाली भाई, एडवांस जावास्क्रिप्ट में एक फीचर है जिसका नाम है टेम्पलेट स्ट्रिंग। टेम्पलेट स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग तो ऐसा है ना इन्वर्टेड कॉमा से हम बनाते हैं, ये टेम्पलेट स्ट्रिंग वाला जो स्ट्रिंग है ये हम बनाते हैं बैकटिक के साइन से। बैकटिक का साइन पता है, टैब के ऊपर होता है, टैब के ऊपर। ये वाला स्ट्रिंग जो है ना स्पेशल स्ट्रिंग होता है, इससे बनता है, इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, इस स्ट्रिंग का काम ये होता है कि इसके मल्टीपल फायदे, एक इसमें आप मल्टी लाइन चीजें भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग होता है ना, जैसे मैंने कहा भाई str, अगर मैं इसमें मल्टीपल लाइन लिखूं, मैं बोलूं भाई माय नेम इज, और मैं बोलूं नेक्स्ट लाइन में आके गौस अहमद, ये अलाउ नहीं करेगा, ऐसा ही ना, ये बोलेगा भाई मल्टी लाइन नहीं लिख सकते आप, स्ट्रिंग को एक ही लाइन में लिख सकते हैं आप। लेकिन अगर टेम्पलेट स्ट्रिंग से लिखें तो ये अलाउ कर देगा, ये बोलेगा अलाउ है भाई, लिखो जितनी लाइनें आपने ब्रेक करनी कर लो, कोई मसला नहीं। एक फायदा इसका ये है। दूसरा फायदा इसका जो कि बहुत बड़ा फायदा है वो है कॉन्केटिनेशन, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। अब इन दोनों को कॉन्केटिनेट करवा के शो करना है ना इसके अंदर, तो हम कैसे करते थे, फर्स्ट नेम प्लस फिर स्पेस, फिर यहाँ पे स्पेस को प्लस करवाया, फिर लास्ट नेम, इस तरह। तो इस तरह जितनी बार आगे चीज़ें होंगी प्लस 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 लगाते रहना होगा हमें, ठीक है। और अगर हमें थोड़ा सा लिखना होगा कि भाई माय नेम इज, तो इस तरह से होगा, ठीक है। अब इसमें टेम्पलेट स्ट्रिंग से क्या फ़ायदा होगा, देखिए सेम अगर मैं टेम्पलेट स्ट्रिंग से करूँ माय नेम इज डायरेक्ट, अब जहां आपने वेरिएबल यूज करना है ना वहां आप लेंगे डॉलर कर्ली ब्रैकेट और वेरिएबल का नाम, स्पेस दिया, डॉलर कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। ये वाला ज्यादा इजी भी हो गया और शॉर्ट भी हो गया, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है टेम्पलेट स्ट्रिंग का, और दोनों सेम काम करेंगे, दोनों का कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या फायदा है इसका टेम्पलेट स्ट्रिंग का, इससे आप HTML भी लिख सकते हैं। मैन डॉट इनर HTML इक्वल टू, आप बोले इसको कि भाई आप बनाओ एक h1 और इसमें लिखो हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और इसका कर दो क्लोजिंग टैग और इसको मैन डॉट इनर HTML में सेट करवा दो, इसको कमेंट कर दो, सेम काम कर रहा है, ठीक है। तो ये तीसरा बड़ा फायदा है, तो ये तो इससे करते हैं हम अब इस्तेमाल ना जावास्क्रिप्ट में, क्रिएट एलिमेंट वाले से नहीं करते, क्योंकि अब सोचें कि आपको अगर एक पेज की पूरी यूआई बनानी है और जावास्क्रिप्ट से क्रिएट एलिमेंट से बनाए तो कितनी मेहनत है उसमें, क्रिएट एलिमेंट, फिर क्रिएट टेक्स्ट नोड, फिर अपेंड चाइल्ड, कोड भी इतना सारा हो जाएगा। अच्छा, अगर इससे बनानी है तो आप क्या करें, पहले HTML पे बनाएं, HTML से करें कॉपी, यहाँ ला के आप करें इसको पेस्ट और हो गया, इजी है ना। तो ये हम अब यूज करते हैं, ठीक है भाई। तो डॉम जो जब भी मैं थोड़ा फास्ट चला रहा था क्योंकि आउटडेटेड हो गया है, पुराना हो गया है, तो एडवांस में ना काफ़ी सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। बॉर्डर देना हो,
क्रिएट टेक्स्ट नोड और अपेंड चाइल्ड, ये सारा समझ लिया हमने, ठीक है। इंसर्टिंग नोड्स और थोड़ा जो है ना अब थोड़ा नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, बल्कि एक ही चैप्टर तो है, पढ़ लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इंसर्टिंग नोड्स वही बता रहा है, अपेंड चाइल्ड जो भी मैंने बताया, ठीक है। अब ये देखो इसमें इंसर्ट बिफोर भी है। इंसर्ट बिफोर कि भाई न्यू पैराग्राफ को रखो पैराग्राफ 1 से पहले और पैराग्राफ 1 को रखो बाद में, ऊपर नीचे करना हो। तो इसमें इतनी चीज़ें कौन देखे भाई, डायरेक्ट ये यूज़ कर लो, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, बल्कि अच्छा भी है, फास्ट भी है, जल्दी भी काम होता है। सेट है भाई।